नमस्ते विद्यार्थियों। स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। अब मेरे पास जो चैप्टर है पढ़ने के लिए वो है संघीय परिषद। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा देख लिया आपने, स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास देख लिया, इसकी विशेषताएं देख ली और इसका क्या नाम है संघीय व्यवस्था देख ली। अब अपन बात करेंगे संघीय परिषद की, यानी कि जो कार्यपालिका है, केंद्रीय सरकार जो है स्विट्जरलैंड की, उसके बारे में अपन चर्चा अभी करना प्रारंभ करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, स्विस संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 में संघीय परिषद के गठन, निर्वाचन, पदाधिकारी तथा शक्तियों की चर्चा की गई है। संगठन तथा निर्वाचन की व्यवस्था से स्पष्ट है कि स्विस संविधान निर्माताओं ने अपने देश की कार्यपालिका के अनूठे स्वरूप को बनाए रखा। इसका संगठन अध्यक्षात्मक व्यवस्था तथा संस्थात्मक व्यवस्था दोनों से भिन्न है तथा व्यवहार में दोनों व्यवस्थाओं को कतिपय अच्छाइयां संजोए हुए, तथापि कार्यपालिका का यह स्वरूप स्विट्जरलैंड के संवैधानिक निर्माण और विकास की देन है। अनुच्छेद 174 संघीय परिषद को राष्ट्र की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनिक निकाय घोषित करता है। संघीय परिषद का संगठन व कार्यकाल देखिए आप। संविधान में स्पष्टतः 7 सदस्यों वाली परिषद की व्यवस्था की गई है। इन सदस्यों का निर्वाचन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रीय सभा के द्वारा चुनाव के बाद किया जाता है। यह चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा उन नागरिकों में से किया जाता है जो राष्ट्रीय सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। संघीय परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया है ताकि सांसद प्रशासनिक योग्यता, कुशलता, अनुभव आदि को ध्यान में रखकर परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करें। स्विट्जरलैंड में पार्षदों के अनुभव को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप संघीय पार्षद दीर्घ समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। संघीय पार्षदों का अप्रत्यक्ष चुनाव उसे राजनीतिक दलबंदी के प्रभाव से मुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 175 के चौथे भाग में व्यवस्था की गई है कि संघीय परिषद में विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं, संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात स्विट्जरलैंड की सांस्कृतिक विविधता संघीय परिषद के संगठन में अभिव्यक्त होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में व्यवहारिक तौर पर एक कैंटून को एक से अधिक पार्षद चुने नहीं जा सकते। स्विट्जरलैंड में यह भी परंपरा रही है कि बड़े कैंटून, बर्न, ब्यूरिच तथा 7 कैंटून में से एक एक पार्षद अवश्य चुना जाता है। विभिन्न भाषाओं का उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए यह परंपरा है कि परिषद में जर्मन भाषा के 4, फ्रेंच भाषा के 2 तथा इटालियन भाषा का 1 प्रतिनिधि अवश्य चुना जाए। यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तथापि प्राय संघीय सभा के सदस्यों में से ही संघीय परिषद का चुनाव कर दिया जाता है। तथापि निर्वाचित होते ही संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं। संघीय परिषद के पदाधिकारी कौन कौन से? अनुच्छेद 176 द्वारा राष्ट्रपति की चर्चा की गई। संविधान के अनुसार संघीय परिषद का अध्यक्ष ही राष्ट्र का राष्ट्रपति होगा। संघीय सभा संघीय परिषद के 7 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। ये लगातार दूसरे वर्ष के लिए चुने नहीं जाते हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी सदस्यों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। नवीन संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रत्यक्ष कोई वर्णन नहीं है। संघीय परिषद की शक्तियों में ही उसकी शक्तियां निहित है। अनुच्छेद 177 कार्यपालिका के बहुल स्वरूप को स्थापित करता है। यह घोषणा करता है कि संघीय परिषद की शक्तियां सामूहिक रूप से सामूहिक है। परिषद के सभी निर्णय सामूहिक होंगे तथा वे क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को सौंप दिए जाएंगे। फिर भी अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष औपचारिक कार्य करता है, जैसे वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मेहमानों का स्वागत करता है, कानूनों पर हस्ताक्षर करता है, आदेश निकालता है, संघीय परिषद की बैठकों की व्यवस्था करता है तथा संघीय परिषद की निर्णय प्रक्रिया में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। चूंकि संघीय परिषद में सभी सदस्यों की स्थिति समान है, इसलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इसके अध्यक्ष को निर्णय लेने में विशेष महत्व प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में उसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति या संसदीय व्यवस्थाओं के प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती। संविधान में संघीय परिषद के कार्यों का विस्तार में वर्णन किया गया है। उनके कार्यों को निम्न क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां।
संघीय परिषद विभिन्न विभागों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। अनुच्छेद 178 के अनुसार विभिन्न पार्षद विभिन्न विभागों के माध्यम से शासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 180 के अनुसार परिषद सरकारी नीतियों का स्वरूप व लक्ष्य निर्धारित करेगी तथा उसे क्रियान्वित करेगी। परिषद जनता को सार्वजनिक नीतियों के बारे में सूचना देगी। आंतरिक नीतियों के साथ संघीय परिषद प्रादेशिक संबंधों का संचालन भी करेगी। अनुच्छेद 184 के अनुसार संघीय परिषद विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी, संघीय संधियां करेगी तथा उन्हें पुष्टि के लिए संघीय सभा को प्रस्तुत करेगी। बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना भी संघीय परिषद का दायित्व है। अनुच्छेद 185 के अनुसार परिषद आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संघीय परिषद 4000 सैनिकों के उपयोग का आदेश भी दे सकती है, किंतु यदि सेना का प्रयोग 3 सप्ताह से अधिक करने की संभावना हो तो संघीय सभा का अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाता है। विधि निर्माण संबंधी शक्तियां, संघीय परिषद की शक्तियां देख रहे हैं। नवीन संविधान में संघीय परिषद की विधि निर्माण संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 181 से 82 में दी गई है। सभी प्रकार के विधेयक, चाहे उनका विचार स्वयं जनता ने प्रस्तुत किया हो या विभिन्न दलों ने प्रारूप के रूप में संघीय परिषद द्वारा संघीय सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। संघीय परिषद संघीय सभा में समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संघीय सभा की जांच समितियों के सामने सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करती है। संघीय परिषद के सदस्य यद्यपि संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी वे संघीय सभा की बैठकों में उपस्थित रहते हैं तथा वाद विवाद में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय परिषद का कार्य संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों तथा संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना है। वित्तीय शक्तियां, संघीय परिषद की वित्तीय शक्तियों में देखिए आप, अनुच्छेद 183 संघीय परिषद को वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है। संघीय परिषद वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा संघीय सभा को प्रस्तुत करती है। संघीय व्यय के लिए आय के प्रबंध हेतु करों का निर्धारण करती है। संघीय सभा द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करना भी संघीय परिषद का काम है। चौथा देखिए अब आप, संघीय सरकार द्वारा सरकार तथा कैंटोनों के मध्य संबंधों की निगरानी करना। संविधान के अनुच्छेद 186 के अनुसार संघीय परिषद संघीय सरकार तथा कैंटोनों के मध्य संबंधों के सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी है। संघीय परिषद उन कैंटोनों के कानूनों को स्वीकृति प्रदान करती है जो संघीय कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। संघीय परिषद कैंटोनों के मध्य तथा कैंटोनों द्वारा विदेशों से की गई संधियों का विरोध कर सकती है। संविधान द्वारा संघीय परिषद संघीय कानूनों की क्रियान्विति, कैंटोनों के लोकतंत्रीकरण, संविधान तथा अर्ध कैंटोनों की संधियों के लिए उत्तरदायी बनाई गई है। इस प्रकार संघीय मामलों में संघीय परिषद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संकटकालीन शक्तियां, संघीय परिषद की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 185 में बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्र को बाह्य अथवा आंतरिक तौर पर गंभीर संकट का सामना करना हो तो संघीय परिषद इस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश पारित करने का अधिकार रखती है। तथापि इस प्रकार के आदेश एक सीमित अवधि के लिए ही दिए जाते हैं। किसी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए संघीय परिषद सैन्य बल को आदेश दे सकती है। यदि सैन्य बल का प्रयोग 3 सप्ताह से अधिक करना हो तो शीघ्र ही संघीय सभा का अधिवेशन बुलाना अति आवश्यक है। इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग संघीय परिषद ने प्रथम व द्वितीय महायुद्ध में किया था। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 187 में संघीय परिषद के कुछ अन्य कार्य भी लिखे गए हैं, जैसे संघीय प्रशासन तथा अन्य संगठनों की देखरेख करना, खासतौर पर उन पदाधिकारियों की जो संघीय कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाए गए हैं। राष्ट्र की स्थिति तथा अपनी कार्यवाहियों के बारे में नियमित रूप से संघीय सभा को सूचित करना, वे सब नियुक्तियां करना जो अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती, विभिन्न अपीलों की सुनवाई करना। कानून द्वारा संघीय परिषद की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार संघीय परिषद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। संघीय सभा का सदस्य न होते हुए भी संघीय परिषद के सदस्यों को निरंतर संघीय सभा से संपर्क बनाए रखना होता है। इस प्रकार देखिए आप, ये संघीय परिषद की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे संघीय परिषद की प्रमुख विशेषताएं।
स्विस संविधान के समान संघीय परिषद भी एक अनूठी संस्था है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुल कार्यपालिका। संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों कार्यपालिकाएं व्यक्ति प्रधान है, जिनमें प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की शक्तियां निरंतर बढ़ती गई हैं। इसके विपरीत स्विस संविधान के अनुच्छेद 177 इसे बहुल कार्यपालिका घोषित करता है, अर्थात मंत्रिमंडलीय पद्धति होते हुए इसमें सभी पार्षद समान पदीय होते हैं तथा वे सभी निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। अध्यक्ष 7 सदस्यों में से बारी बारी से 1 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा तत्काल दूसरी बार निर्वाचित नहीं किया जा सकता तथा न ही उसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। इस प्रकार स्विस संविधान में सैद्धांतिक तौर पर किसी एक व्यक्ति में शक्तियों के संकेंद्रण की व्यवस्था नहीं की गई है। संघीय सभा से पृथक अस्तित्व, ये देखिए इसका संघीय सभा से भी पृथक अस्तित्व है। यद्यपि स्विस संविधान में शक्ति पृथक्करण की घोषणा नहीं की गई तथा व्यवहारिक तौर पर संघीय परिषद के सदस्य अपने विधायनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों के लिए निरंतर संघीय सभा में उपस्थित रहते हैं, फिर भी वे संघीय सभा के सदस्य नहीं होते। यदि कोई संघीय सभा का सदस्य संघीय परिषद का सदस्य चुन भी जाता है तो उसे संघीय सभा से त्याग पत्र देना पड़ता है। उत्तरदायी कार्यपालिका, ये एक तरह से उत्तरदायी कार्यपालिका है। उत्तरदायित्व के साथ साथ स्थिरता भी इसके अंतर्गत समाहित है। राजनीतिक सजातीयता का अभाव, अपने संगठन में संघीय परिषद संसदीय कार्यपालिका के समान दलीय दृष्टि से सजातीय नहीं होती, क्योंकि वे संघीय सभा के बहुमत दल के सदस्य नहीं होते, अपितु वे विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं तथा अपने भिन्न राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता है। संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता, वस्तुतः उनका निर्वाचन उनकी प्रशासनिक योग्यता अनुभव के आधार पर होता है। विभिन्न दलों के सदस्य होने के बावजूद पार्षद शासन का संचालन सामूहिक रूप से करने में सक्षम होते हैं। ऐसी परंपरा स्विट्जरलैंड में पड़ गई है। मिश्रित दलों की परिषद होने के बावजूद परिषद राजनीतिक अस्थिरता की शिकार नहीं बनती, क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के सदस्य सार्वजनिक विषयों पर निर्णय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लेने की क्षमता रखते हैं। अब 6वीं जो विशेषता है इसकी वो है विशेषज्ञता को महत्व। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को इसमें संघीय परिषद में निर्वाचित किया जाता है संघीय सभा से। थैंक यू।